और हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे इस वीडियो में। और ये हॉट टॉपिक है हमारा, मतलब बैंकिंग फाइनेंस हॉट टॉपिक्स बाय अभिजीत सर। यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, हम उससे बात करेंगे दोस्तों। और आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, आरबीआई का सर्कुलर। अगर पिछले 2 सालों में आपने एग्जाम को ध्यान से देखा होगा, पीओ लेवल एग्जाम्स या ग्रेड बी लेवल एग्जाम, सेबी लेवल एग्जाम या बैंक लेवल एग्जाम, ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका हो चुका है, यानी आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है। दिक्कत ये होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर ये काफी टफ लैंग्वेज में होता है, हम समझ नहीं पाते नॉर्मली। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। आरबीआई का सर्कुलर तो इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है। मैं आपसे सारी बातें करूंगा, आराम से बातें समझाऊंगा, आपको समझना है बस, ठीक। टॉपिक हमारा क्या है उसकी हम बात करें दोस्तों, ठीक। तो टॉपिक हमारा क्या है, आप ध्यान से देखिए। टॉपिक दिया गया है इन्वेस्टमेंट इन द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बाय द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इन्वेस्टमेंट इन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बाय द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। दोस्तों, हमारे आपके शहरों में जिला सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक, है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। उनकी बात हो रही है, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का निवेश किसमें निवेश, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है क्या, ये चीज है क्या दोस्तों, हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो थोड़ा हम बैकग्राउंड क्लियर कर दें आपको, कुछ बातें समझ लो ये क्या इसका मतलब है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी, आरबीआई ने कमेटी बनाई थी, ठीक। आरबीआई ने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे देश में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं इनको हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें और क्या इनको स्ट्रॉन्ग करने पर कुछ असर पड़ना देश में हमारे, ठीक। एमएस विश्वनाथन जी इस कमेटी के हेड थे। तो इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लास्ट ईयर एक रिपोर्ट सबमिट की। उसमें यह बोला गया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमारे देश के अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हमारे देश में अर्बन एरियाज में एसबीआई काम करता है, पीएनबी काम करता है, एचडीएफसी बैंक है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास भी अच्छे खासे कस्टमर हैं। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हम सपोर्ट कर दें, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बात करें तो इनके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक या अदर बैंक की तरह टेक्नोलॉजी नहीं, ये अपग्रेडेड नहीं, इन्हें अपग्रेड कर दें थोड़ा, इनको हम और पैसे दे दें थोड़ा, तो ये डेवलप हो जाएंगे और इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे देश में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर में आज भी 5.75% शेयर है, यानी एक बड़ा सेगमेंट है। तो अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को हम डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अर्बन इनको डेवलप करते हैं, इनकी हम ओवरऑल कैपिटल को बढ़ा दें, इन्हें टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर दें, तो जरूर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे देश पर। कैसे होगा भाई, तो आरबीआई ने पूछा कैसे होगा ये। भाई हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हम एसबीआई को दें पैसा कि पीएनबी को दें कि एक्सिस बैंक को दें, हम किनको दें, हम किनको देंगे पैसा। तो रिजर्व बैंक ने बोला कि देखो हम पैसा नहीं दे पाएंगे, इनको कैसे डेवलपमेंट होगा ये बताओ। तो एक जो कमेटी थी उसने क्या बोला, एक काम करते हैं, हम लोग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए काम करेगा। यहां पर पैसे होंगे और ये पैसे हैं ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को दिए जाएंगे उधार। फॉर एग्जांपल जैसे आज एसबीआई अगर इसको पैसे की नीड पड़ती है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेपो रेट पे लोन लेता है ना, और पैसा लेके आगे मार्केट में लोन बांटता है, वही सेम चीज। तो ये जो कमेटी थी उसने क्या बोला कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए हम क्या करेंगे, एक क्या बनाएंगे, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास पैसे पड़े होंगे और ये पैसा कोऑपरेटिव बैंक को दिया जाएगा काम करने के लिए, किसी ना किसी रेट पर दिया जाएगा, ब्याज पर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, आरबीआई ने बोला कि जो ठीक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ये लोन देंगे, ये है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, यहां पैसे कैसे आएंगे जो तुम बोल रहे हो, यहां पैसे कैसे आएंगे। तो कमेटी ने बोला हम एक काम करते हैं, हम पूरे इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पर टेंडर निकालेंगे, और जो बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जो बड़े, वो पैसा यहां निवेश करेंगे, ठीक, निवेश करेंगे और यहां पे क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल गाइस 15 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने यहां पे निवेश कर दिया पैसा, ये इसके मालिक है, ठीक, ये इसके मालिक है, फंड आ गया। अब ये फंड जो दूसरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक छोटे मोटे जो हैं इनको लोन बांटा जाएगा, ठीक। अब लोन बांटेंगे, अब इनको लोन मिलेगा तो ये ब्याज भरेंगे, जो ब्याज भरेंगे वो प्रॉफिट इनका, जिन्होंने पैसा लगाया। तो जो बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो बड़े, वो क्या करेंगे, वो इसे खरीदेंगे, मतलब इसमें शेयर निवेश करेंगे अपना पैसा। ये फंड बन गया, ये लोग निवेश किए, अब 15 लोग निवेश किए फॉर एग्जांपल, तो 15 क्या है, पार्टनर्स हैं, इनका पैसा लगा हुआ है। अब जो दूसरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं छोटे मोटे,
इनको लोन मिलेगा, जब लोन मिलेगा तो ये ब्याज देंगे, तो जब ब्याज मिलेगा तो ये प्रॉफिट है, आज ये प्रॉफिट ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, धीरे धीरे और बढ़ाते जाएंगे आगे। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम होगा दूसरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लोन देना। इसमें पैसा कहां से आएगा, जो बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं वो पैसा इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो ये बोला कमेटी ने कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो यह बात क्लियर है कि रिजर्व बैंक ने क्या बोला कि हम एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि लोन बांटेगा दूसरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, और यहां पैसा कैसे आएगा आप देख लो, ठीक, ये ठीक है, क्लियर है कोई। तो नियम तो हम पढ़ गए दोस्तों, हम पढ़ गए, तो ये हम पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बाय प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपने नियम तो बना दिया, लेकिन हमारे देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं, ये इनको नहीं पता। मतलब क्या जो हमने नियम बनाया है उस पर ये मैच करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिए अब क्या है नियम, क्या एग्जैक्टली देखिए। तो नियम ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट, मतलब कि आरबीआई ने छूट दे दी है, छूट दे दी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के इन्वेस्टमेंट को इन द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में निवेश करना चाहते हैं, निवेश करते हैं, उनको कुछ नियम में छूट दी गई है। नियम क्या था, फॉर द नॉन एसएलआर होल्डिंग लिमिट प्रिस्क्राइब इन द पैराग्राफ 2I and the 2IIB of the Reserve Bank of India circular investment in the, ये नाम है, investment in the non SLR security by the primary cooperative bank dated 30th जनवरी 2009। अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनो इसका मतलब ध्यान से, यानी सुनो 30 जनवरी 2009 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक सर्कुलर दिया था, नाम क्या था, इन्वेस्टमेंट इन द नॉन एसएलआर सिक्योरिटी बाय द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये क्या है, ये सर्कुलर था। तो इसमें नियम था 2I एंड 2IIB, उसमें छूट दी गई है उनको जो निवेश करना चाहते हैं। मैंने बोला था ये लैंग्वेज बड़ी टफ होगी, सिंपल करते हैं। पहले आप ये समझो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पैसे लगाएं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिससे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पैसे लगा नहीं पा रहे हैं। अब वो नियम कहां पे था, तो वो आरबीआई के सर्कुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन्वेस्टमेंट इन द नॉन एसएलआर सिक्योरिटी बाय द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 30 जनवरी 2009। यानी यहां पर कुछ नियम ऐसा है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो निवेश करना चाहते हैं उनमें कुछ लिमिट लगा दे रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में निवेश करना चाहते हैं उनको इस नियम में छूट दे दी। अच्छा अब नियम क्या, इसमें तो पहले नियम क्या था, देखो नियम बैकग्राउंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल सजेस्टेड, ये लास्ट ईयर की बात है, सजेस्टेड अम्ब्रेला बॉडी, वही जो फॉर, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको क्या हुआ है पूरा मसला। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने लास्ट ईयर आरबीआई से बोला था कि हमारे देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एक्सपेंड करने के लिए एक अम्ब्रेला बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ठीक है, फॉर हेल्पिंग द स्मॉलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू स्केल अप, बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये कमेटी ने बोला। देखो एन एक्सपर्ट कमेटी, वही सेम चीज, कॉन्स्टिट्यूटेड आरबीआई हैज सजेस्टेड एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मॉल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वही जो मैंने, ठीक है, पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो द पैनल हेडेड बाय द फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन जी। तो इस पैनल को लीड कौन कर रहा था, विश्वनाथन जी। तो यहां तक आप ये समझ चुके हैं कि लास्ट ईयर की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी, ठीक, और इस कमेटी ने क्या बोला था कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बढ़ाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसमें पैसा कौन निवेश करेगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो बड़े बैंक हैं वो पैसा निवेश करेंगे इसमें, और जब पैसा आ जाएगा तो ये पैसा छोटे जो है स्मॉलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो लोन लेंगे, अपना काम करेंगे, तो स्केल अप होंगे। ये पूरा मुद्दा है। तो मैं यही बोल रहा था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यहां पे निवेश करेंगे ये लोग, लेकिन रिजर्व बैंक का एक सर्कुलर था जो 2009 में आया था, ठीक, उसमें एक नियम था आई और एक था IIIB। ये दो नियम ऐसे हैं जो कि इन अर्बन कोऑपरेटिव को परेशान कर रहे थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जो निवेश करना चाहते हैं उसमें छूट दे दी है। अब छूट क्या दी है वो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। देखिए दोस्तों छूट क्या दी है, देखिए दोस्तों ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जेम्प्ट कर दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के इन्वेस्टमेंट को, ठीक, इन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो निवेश करना चाहते हैं उनको छूट मिली है। छूट क्या मिली है, फॉर द नॉन एसएलआर होल्डिंग लिमिट। मतलब क्या, देखो यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, सीधे मुद्दे पर। देखो पहला मुद्दा जो सर्कुलर 9 में आया था उसका पहला पॉइंट 2I
क्या बोला गया? नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट। यहां पर बात एनडीटीएल की हो रही है, लेकिन लैंग्वेज क्या है? टोटल डिपॉजिट। नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हुआ? पहले मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या मतलब हुआ? सुनो बहुत ध्यान से, पहली लाइन का मतलब क्या है? अगर दोस्तों आपने मॉनेटरी पॉलिसी मुझसे पढ़ी है तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर हम एक बैंक की बात करें, ठीक है, तो इस बैंक का जो भी एनडीटीएल होता है डेली बेसिस पर, एनडीटीएल, ठीक। अब चूंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा टोटल डिपॉजिट, तो वही मांगे चलेंगे, या टोटल डिपॉजिट जो होता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि बैंक के पास जो उसका एनडीटीएल आता है या टोटल डिपॉजिट, बैंक उसका 4% निकालता है सीआरआर में, 18% निकालता है एसएलआर में, ठीक। उसके बाद इतना आपको निकालना मैंडेटरी है पहले, इतना, ठीक। उसके बाद जो पैसा बचेगा, आप कुछ पैसा शेयर में, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा जगह चाहिए मुझे। देखो नियम क्या है अभी, अगर कोई बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, तो बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है, डिपॉजिट या फिर इसे एनडीटीएल बोल लो, आता है, तो गाइस हम लोग क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो पैसा आएगा बैंक इसमें 4% सीआरआर में लगाता है, 18% एसएलआर में लगाता है पहले वो इतना हटा देता है 22%, फिर जो बचा, मान लो ये 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए जो बचा, उसमें कुछ पैसा शेयर्स में, बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में, शेयर मार्केट यहां पे, ठीक। कुछ पैसा मान लो लगा दिया मान लो अनअकैडमी कंपनी है, उसने इसके शेयर में 2% लगा दिया कुछ पैसा। तो कहने का मतलब क्या है कि बैंक जो है, और कुछ पैसा गोल्ड में अलग से, कुछ पैसा गोल्ड में लगा दिया अलग से, है ना। तो बैंक जो क्या करता है, और कुछ पैसा लोन, ऑफ कोर्स लोन बांटेगा बैंक, है ना, बैंक लोन बांटेगा कुछ पैसा। तो बैंक के पास जो पैसे आते हैं, जो पैसे आ गया डिपॉजिट, उसमें से बैंक 4%, 18% पहले निकालता है, ठीक, शेयर एसएलआर। उसके बाद जो पैसा बचा, उस पैसे को शेयर्स में, किसी कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड में, डिबेंचर्स में, कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा लोन बैठेगा, और कुछ पैसा इस तरह मैंने एग्जांपल दिया, ये छोड़ दो एग्जांपल, समझो, ठीक है। तो कुछ पैसा यहां पे, कुछ यहां पे निवेश कर दिया बैंक ने, लोन बांटा, गोल्ड में निवेश किया और इसमें निवेश किया, ठीक है। तो देखो शेयर, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, वही है शेयर एसएलआर, ठीक। यहां पढ़ लिया, पीछे आए जरा, क्या लिखा है? पहलू नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, तो यहां पे हमको थोड़ा ऐसा समझना पड़ेगा ये क्या होता है। देखो दोस्तों, सुना वो ध्यान से, ठीक है। देखो दोस्तों, जब बैंक के पास कुछ पैसा आता है डिपॉजिट, या इसे हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक इसका 4% निवेश करता है कहां पे? आरबीआई के पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, और 18% ये बैंक निकालता है और इसे अपने पास रख लेता है। इसमें कुछ पैसा कैश में, कुछ पैसा गोल्ड में, एंड कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करता है। यानी एसएलआर इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड एंड कैश। एसएलआर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ? कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन यहां शब्द क्या है? यहां शब्द है नॉन एसएलआर। तो समझ लीजिए दोस्तों, आज सुन लो। तो बेटा नॉन एसएलआर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का कि आपका पैसा प्राइवेट कंपनी में लग रहा है, यानी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में, प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड में, प्राइवेट कंपनी के डिवेंचर में। क्योंकि अगर यहां पे नॉन ना होता एसएलआर, तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉमन सेंस में। अगर यहां पर लिखा होता कि एसएलआर इन्वेस्टमेंट, तो एसएलआर का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। नॉन एसएलआर मतलब प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? शेयर्स में, बॉन्ड में, डिवेंचर्स में। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। तो ये इसका मतलब होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम क्या बनाया हुआ था? क्या बनाया हुआ था कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, अर्बन, तो भाई मान लो अगर इसके पास 100 रुपए आता है डिपॉजिट का, तो इसमें 4% आप निकाल लो सीआरआर, 18% आप निकाल लो एसएलआर, ठीक। तो आपका जो निवेश है इन द नॉन एसएलआर,
मतलब कि शेयर में, बॉन्ड में, डिबेंचर में, ये आपका 10% होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यही तो नियम बना आरबीआई ने। आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से क्या बोला है कि तुम्हारा जो डिपॉजिट है टोटल, उसमें तुम ये निकाल लेते हो इतना, ये तो तुम्हारा जो नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब कि शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, वो तुम्हारा 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नियम है ये नियम बनाया रिजर्व बैंक ने। मतलब तुम्हें इतना निवेश करना है, न इसके ऊपर न इसके नीचे, न इसके ऊपर न इसके नीचे। देखो लिखा हुआ है ना, फिर देखो नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? तो जब कोई बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पैसा प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स में, शेयर में, डिबेंचर में निवेश करता है थ्रू शेयर मार्केट, मतलब बैंक या बीएससी में उसने देखा कि यार टाटा कंपनी शेयर बढ़ रहा है, इसने खरीद लिया। तो जो चीजें शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी कंपनी का बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, उसे अगर आप परचेज करते हो तो हम क्या बोलते हैं? नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। तो क्या लिखा है कि नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ द टोटल बैंक डिपॉजिट। यानी बैंक के पास जो डिपॉजिट है 100 रुपए, उसका 4% सीआरआर करना ही करना है, 18% एसएलआर। और फिर जब आप किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर, बॉन्ड एंड डिबेंचर में इन्वेस्ट होगा 10%, उसके ऊपर नहीं कर सकते, उसके नीचे भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखो नीचे, इन्वेस्टमेंट इन द अनलिस्टेड सिक्योरिटी। अब देखो ये नया पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन द अनलिस्टेड सिक्योरिटी शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट एट एनी पॉइंट। अब ये क्या मुद्दा आ गया? देखो ध्यान से सुना, वो ध्यान से, इट इज वेरी टफ, बहुत टफ है। अगर आप प्यार समझेंगे समझ जाएंगे पूरा पॉइंट। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहां क्या बोला गया? देखो क्या लिखा है? इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है, फिर से देखते हैं। अगर एक बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक, मान लीजिए इसके पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपए आता है। ठीक है, तो नियम के हिसाब से आपको 4% या 4 रुपया रखना पड़ेगा सीआरआर, आपको 18% या 18 रुपया रखना पड़ेगा एसएलआर में, और आपको 10% रखना पड़ेगा किसमें? नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है दोस्तों? मतलब 10 रुपया आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि आप किसी शेयर मार्केट में गए, आप बैंक हो, और आपने लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, फॉर एग्जांपल टाटा, फॉर एग्जांपल रिलायंस, है ना, आप इन कंपनी में इतना निवेश करोगे, 10% या 10 रुपीज, 100 रुपए इसलिए बोला हूं। ठीक है, यह नियम है। अब क्या बोल दिया गया है? जो नया परिणाम नियम क्या बोला गया? सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, अगर हम बात करते हैं नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट, तो 10 बोला गया है, तो 100 का 10% 10 रुपए। फिर क्या बोला गया है कि जो हमने यहां निवेश किया पैसा 10%, उसका 1%, मतलब कितना हो गया? 1 रुपया। तो जो 1 रुपया निवेश है वो आपका होना चाहिए किसमें? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में, उसके ऊपर नहीं। अब ये क्या मसला है? अनलिस्टेड लिखा है ना, देखो से क्या लिखा है? अनलिस्टेड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखो, पहले तो एक चीज समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। ठीक, चलो गाइस, मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, आपके पास 100 रुपए का आज क्या होता है? एनडीटीएल या फिर डिपॉजिट, ये आता है। ठीक, आपके पैसा है, तो इस पैसे का क्या करोगे? कुछ पैसा सीआरआर में, कुछ पैसा एसएलआर में, कुछ पैसा किसमें? नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट में लगाओगे आप। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों इसकी? तो नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में 2 पार्ट होते हैं, एक लिस्टेड सिक्योरिटी और एक अनलिस्टेड सिक्योरिटी होती है। तो लिस्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? लिस्टेड का मतलब बैंक अगर किसी कंपनी का शेयर, बॉन्ड या डिबेंचर खरीद रहा है, तो वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, लिस्टेड है। इसे हम क्या बोलते हैं? लिस्टेड सिक्योरिटी बोलते हैं। अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? कि आप किसी कंपनी का शेयर कर रहे हो, परचेस शेयर, लेकिन वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अनअकैडमी, हमारी कंपनी अनअकैडमी, ये अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन हमें छोटी थोड़ी ना है,
अगर आप पेटीएम की बात करोगे, पेटीएम कंपनी शेयर मार्केट में नहीं आई, अभी आईपीओ आया उसका, अभी आया, लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी है। तो अनअकैडमी कंपनी की मार्केट वैल्यू इस समय 85,000 करोड़ रुपीस है। अब मान लो कल को अनअकैडमी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में शेयर परचेस कर लो, ठीक। तो अनअकैडमी ने क्या किया, एसबीआई ने इनका शेयर परचेस कर लिया। लेकिन दोस्तों अनअकैडमी अभी शेयर मार्केट नहीं आई है। तो अगर कोई बैंक किसी कंपनी का शेयर परचेस करता है, अब वो कंपनी अभी यहां नहीं आई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड सिक्योरिटी। अगर आप शेयर मार्केट थ्रू, शेयर मार्केट में जाकर किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर परचेस करते हैं, तो लिस्टेड सिक्योरिटी। ऐसी कंपनी जो भी शेयर मार्केट में नहीं आई है बट बैंक को लग रहा है कि ग्रोथ है, निवेश कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, फिर से समझो मेरी बात, समझो। बैंक के पास जो भी टोटल डिपॉजिट आएगा या एनडीटीएल आएगा, ठीक, तो बैंक उसका कुछ पार्ट सीआरआर में, कुछ पार्ट एसएलआर में एंड कुछ पार्ट नॉन एसएलआर में निवेश करता है। तो नॉन एसएलआर के दो पार्ट होते हैं, ठीक, एक आपका लिस्टेड, एक आपका अनलिस्टेड। तो क्या बोला गया, देखो कि टोटल डिपॉजिट का 10% आपको यहां निवेश करना है। यानी अगर 100 रुपए आपके पास है, अगर 100 रुपए आपके पास है तो 10 रुपए यहां निवेश करिए आप, ठीक। फिर क्या लिखा है, एक और कंडीशन, लेकिन अनलिस्टेड में टोटल इसका मैक्सिमम 1%, मतलब आपको 1 रुपए यहां निवेश करना है और 9 रुपए यहां निवेश करना है, इसका मतलब हो गया। देखो ना, फिर देखो, आपको दिखा दूं पूरा। तो इन्वेस्टमेंट इन द अनलिस्टेड सिक्योरिटी मतलब ऐसी कंपनी जो शेयर मार्केट में नहीं है, अगर आप उसमें निवेश करते हैं, शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। समझ बात, यानी कि बहुत सिंपल बात है भाई, 100 रुपए का 10% कितना हो गया, 10 रुपए, ठीक। अब 10 रुपए का 10% कितना हो गया, 1 रुपया आपका, तो कहेगा वही है आपका मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब गाइस ये हुआ, ये नियम था। तो नियम क्या था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, फिर से एक बार आप देख लो नियम, फिर से एक बार देख लो, पूरा टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं हमारी, ठीक। देखिए तो नियम क्या था, फिर से सुनते हैं एक बार, फिर सुनते हैं, ठीक। देखिए तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर हम एक बैंक की बात करें तो बैंक के पास जो पैसा आता है टोटल डिपॉजिट का, ठीक, तो बैंक उसको करता है कुछ पार्ट सीआरआर में, कुछ पार्ट एसएलआर में और कुछ पार्ट नॉन एसएलआर सिक्योरिटी में निवेश कर देता है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक नियम था, नियम क्या था कि आपको 4% यहां रखना है, 18 यहां रखना है, ठीक, और 10 यहां रखना है, इसके ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी दो पार्ट हैं, एक क्या आपका लिस्टेड, एक आपका अनलिस्टेड है। तो लिस्टेड में इतना होना चाहिए भाई, क्या बोला गया कि नॉन एसएलआर में क्या बोला गया था कि आपका जो अनलिस्टेड है उसमें मैक्सिमम 1%, यानी 9 यहां रखना पड़ेगा आपको। अगर 10 रुपए मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 रुपए का 1 रुपए यहां निवेश करना है, 9 रुपए यहां निवेश करना है, 1%, ठीक है। तो ये पॉइंट था, लेकिन इस नियम के हिसाब से क्या हुआ दोस्तों, अगर आप बोलोगे बैंक को कि सारा पैसा वो यहां निवेश कर दे, भाई कुछ पैसा यहां रख रहा है, कुछ यहां, तब वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में कैसे निवेश करेगा। अगर आपने उसके लिए लिमिट बना दी कि तुमको यहां इतना निवेश करना है, यहां इतना करना है, यहां इतना करना है 10%, मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि तुम्हारी डेली कमाई 100 रुपए की, 10 रुपए तुम खाना खाओ, 10 रुपए तुम सेविंग करो और 10 रुपए तुम दान दो, यानी 70 बचे तुम्हारे पास, 70 रुपए। तो 70 में तुम्हारे और खर्चे भी होंगे। अब मैं तुमसे बोल दूं कि नहीं तुम्हें ये और निवेश करना है 10 रुपए, तुम लोग ना सर 70 बच रहे हैं, कहां निवेश कर देता हो, है ना, समझो बात। तो आरबीआई ने यही बोला है कि तुम लोग के लिए नियम खत्म। अगर तुम लोग इतना निवेश नहीं भी कर पाते हो तब भी तुम लोग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में निवेश कर सकते हो। तो बस वही मतलब है मुद्दा, देखो यहां पे क्या है पूरा मुद्दा, देखिए। तो रिजर्व में एग्जाम दे दिया आरबीआई ने, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन्वेस्टमेंट इन द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन एसएलआर होल्डिंग लिमिट प्रिस्क्राइब इन द पैराग्राफ, यानी कि 10% था, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, आपको यहां निवेश करने को मिल जाएगा। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यह बोला गया है कि अगर आपको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में निवेश करना है तो हम इस नियम में छूट दे रहे हैं, ताकि भाई हम 4 रख रहे हैं सीआर के पास, 18 सीआर रख रहे हैं, है ना। अगर हम 10 नहीं रखेंगे तो इतना पैसा बचेगा ना हमारे पास, तो वो हम पैसा बढ़ाएंगे, निवेश कर देंगे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इसका मतलब सिंपल सा है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप गाइस कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा नियम था जो आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया पूरी इंफॉर्मेशन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनके लिए नियम में क्या छूट दी है, तो उनसे ये बोल दिया है कि अब आपको नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट नहीं रखना है, जो पहले 10% था। इससे क्या होगा, आपका 10% बचेगा, उसे आप कहीं और निवेश कर दो, फिर कहीं मतलब अमेरिकन में। तो ये हमारा नियम है दोस्तों। आई होप कि आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। और अगर हम आगे बढ़ें गाइस, देखिए तो ये मेरा नाम है और गाइस 16 मार्च से टीम एबीबी का बैच आ रहा है और ये बैच लाइव हो रहा है फाउंडेशन बैच, मतलब बेसिक टू हाई को पढ़ा जाएगा आपको, प्री टू मेंस लेवल। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये बैच ज्वाइन करिए और हमारी क्लास करना शुरू करिए। 16 मार्च को क्वांट 9 बजे है, इंग्लिश 12 बजे है एंड ये आपकी रीजनिंग 6 बजे है। बैंकिंग फाइनेंस के लिए आपको 1 बजे आना, 1 बजे अनअकैडमी पे, ठीक है। ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास का शेड्यूल है, पहली बात, ठीक। 16 मार्च से बैच लाइव हो रहा है और अगर आपको एडमिशन लेना है हमारे कोर्स के लिए तो आपको हमारा कोड AVP10 ये लगाना पड़ेगा। इसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप क्लास हमारी देख सकते हो। अब चूंकि हमारा कोड होगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो आपको हमारे कोड से एडमिशन लेना पड़ेगा ताकि आप हमसे बोलें कि सर हमने आपके कोड से एडमिशन लिया, तो हम आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, और बैच भी हैं जो लाइव हो रहे हैं, यहां पे देख लीजिए, ठीक है। तो अनअकैडमी में एडमिशन कैसे लें? एडमिशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आइकॉनिक का है और एक प्लस का है। इसका मतलब क्या है, देखिए, यानी अनअकैडमी आपको 2 ऑप्शन दे रहा है। अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हो, कैसे लोगे? जब पे करने जाओगे तो आपके सामने प्लस का ऑप्शन आएगा, आइकॉनिक का ऑप्शन आएगा। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो अगर आप 2 साल के लिए अनअकैडमी परचेस कर रहे हो तो आपकी फीस पड़ती है 9,360 रुपए 2 साल के लिए पूरी। 1 साल में आपकी फीस है 7,800 रुपए, ठीक। और इसमें भी अगर आपने हमारा हैव अ रेफरल कोड में AVP10 कोड लगा दिया, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप आइकॉनिक नहीं लेते हो एडमिशन, फॉर एग्जांपल आप प्लस लेते हो, ठीक है। अगर हम प्लस की बात करें दोस्तों तो प्लस की फीस थोड़ी कम है, 24 महीने की है 7,800 रुपए और 12 महीने की है 6,500 रुपए, ठीक। और यहां पर कोड लगाइए हमारा AVP10, तो यहां से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। तो ये अच्छा, तो आप बोलेंगे सर दोनों में अंतर क्यों है? देखिए, अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हो तो अनअकैडमी ने आपके डाउट सॉल्यूशन के लिए लॉन्च किया है आस्क डाउट। इसका मतलब अगर आप पेड बैच हमारा ज्वाइन करते हैं, कोई डाउट आपको है, आप किसी पूछ नहीं पाइए से फॉर एग्जांपल, या फिर बाद में कोई डाउट आ गया, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां पे आके अपलोड कर दीजिए, आपको अनअकैडमी की तरफ से डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये सबके लिए, आप चाहे आइकॉनिक हो चाहे प्लस हो, बस डिफरेंस क्या है, अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हो तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, आपकी डाउट पहले जाएंगे कंपेरिजन टू प्लस 1 होगी, ठीक है। अच्छा, और देख लीजिए, देखिए जब आप क्लास करते हो गाइस, तो क्लास में क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लास अगर आपको कुछ डाउट आता है, ड्यूरिंग द क्लास कुछ डाउट आ गया, ठीक है, तो डाउट के सॉल्यूशन के लिए आप अपने एजुकेटर बात करते हो रेज हैंड करके, तो रेज हैंड बहुत सारे बच्चे करेंगे, लेकिन रेज हैंड में भी जो आइकॉनिक होंगे उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है। तो प्रायोरिटी वाली बात है, फीस आपके लिए अलग अलग है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और अगर हम बात करें आपसे, देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा चैनल है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में ज्वाइन कर लें। वीडियो कैसी लगी, बात समझ में आई नहीं समझ आई, मुझे कमेंट करिएगा। बहुत टफ टॉपिक था बट मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, लेट्स टॉक इट।